मैं विवेक देशपांडे साहब आपसे इसलिए क्योंकि मौके पे आप हैं, तो ये नागपुर में आपको कितना, जैसे हम लोग संभल में ये मान के चल रहे हैं कि 2027 तक हम उत्तर प्रदेश में दंगा तो करा ही लेंगे कोई ना कोई। आप कितने सफल होंगे दंगा कराने में या उसको करने में? आपकी क्या वो कहती है नागपुर में जो पूरा बेंट अपॉन है कि औरंगजेब की कब्र, और उसमें अब ये बताया जा रहा भाई अब तुम वहां ये करोगे, खबर ये पहुंची। अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, जरा नागपुर के हालात पहले बता दीजिए, फिर मैं अली अनवर साहब के पास आता हूँ। विवेक देशपांडे साहब। जी, नागपुर में देखिए, नागपुर का इतिहास जो है वो कम्युनल हार्मनी का इतिहास है। नागपुर में कभी भी इस तरह के दंगे फसाद नहीं हुए। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नागपुर में जरूर कुछ हुआ था, और जब खैरलान जी का हत्याकांड हुआ था जिसमें एक दलित फैमिली के, होतमांगे फैमिली के 4 सदस्यों को मार दिया गया था एक गांव में, भंडारा जिले में, खैरलान जी गांव में। उसके बाद फिर नागपुर में एक बार टेंशन हुआ था, लेकिन वो कम्युनल नहीं था वो तो दलित एट्रोसिटी के खिलाफ था। तो नागपुर में कभी भी दंगों का इतिहास नहीं। नागपुर ये एक, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने ये कहा है कि अगर सही मायने में कोई इस देश में बड़े शहरों में कॉस्मोपॉलिटन शहर है तो वो नागपुर है। नागपुर में कभी धर्म, जात, भाषा, पंथ को लेकर कभी भी कोई झगड़े नहीं थे। नागपुर में राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी परंपरा है, राम जन्म के समय वो निकलती है। वो मुस्लिम बस्ती में से जाती है, मुस्लिम बस्ती के सामने से जाती है, और उसमें मुस्लिम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी तो इतनी अच्छी एक परंपरा नागपुर शहर की रही है। लेकिन ये जो गोडसेवादी आरएसएस के लोग हैं, नागपुर का मतलब मजेदार बात यह कि आरएसएस का मूवमेंट भी नागपुर से ही शुरू हुआ, लेकिन नागपुर में कभी आरएसएस को पैठ नहीं मिली। 100 साल से नागपुर में आरएसएस है, और जिस इलाके में ये सारा दंगा फसाद हुआ वहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वहीं से पास में आरएसएस का दूसरा इंस्टॉलेशन है जिसको स्मृति मंदिर कहते हैं, जहां पर ये सारे उनके बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसके आसपास ही ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। तो ये इतने सालों से, 100 सालों से इतनी कोशिश करने के बावजूद करीब करीब 90 सालों तक नागपुर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। और पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि नागपुर में बीजेपी चुनकर आ रही है। एक बार इससे पहले राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय बनवारीलाल पुरोहित चुनकर गए थे, जब वो भाजपा में प्रवेश कर चुके थे कांग्रेस से, और फिर बाद में वो फिर एक बार कांग्रेस में वापस आए थे, लेकिन वो भाजपा के एमपी करके यहाँ से चुनकर गए थे। तो बनवारीलाल पुरोहित जो है वो एक एक्सेप्शन था। बाकी अभी तक पिछले 100 सालों में से कम 90 साल आरएसएस और भाजपा को नागपुर में कोई स्कोप नहीं था अपना इस तरह का जो कम्युनल एजेंडा है उसको फैलाने का, क्योंकि नागपुर सही मायने में एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था और कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था पहले से ही। अब पिछले 10 सालों में जो चुन के आए नितिन गडकरी, वो कम्युनल एजेंडा पर चुनकर नहीं आए, वो हिंदू मुस्लिम करके चुनकर नहीं आए हैं। और हम जानते हैं वो दिल में और अंदर से वो कितने मुस्लिम प्रेमी हैं, ये अपने आप में अलग विषय हो सकता है, लेकिन कम से कम बाहर का उनका जो बर्ताव है वो किसी भी तरह से कम्युनल नहीं कहा जा सकता। वो कम से कम जो दिखता है नितिन गडकरी का कंडक्ट, वो एक ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिशियन का दिखता है। अब संघ में वो बचपन से जाते रहे, तो संघ में तो एंटी मुस्लिम यही सिखाया जाता है, तो वो उनके जहन में कहीं अंदर होगा तो पता नहीं, लेकिन कभी वो सतह पर नहीं आने देते उसको, या फिर उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करते। वो नागपुर के कई मुस्लिम बस्तियों में उनके चाहने वाले भी हैं, उनका दावा है ऐसा, और उनके साथ दिखते भी हैं लोग, वो जाते भी हैं और उनको वहां से वोट्स भी मिलते हैं। अब ये अचानक जो नागपुर में ये कल की जो आगजनी और ये कम्युनल वायलेंस का जो एक माहौल हमने देखा है, वो कहाँ से आया? तो मुझे लगता है एक लार्जर पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से वातावरण को खराब करने के की जो कोशिश की जा रही है, उसमें मंत्री है महाराष्ट्र के, वो नीतीश राणे है। वो व्यक्ति जो है वो इस तरह की वाहियात बातें करता है, मतलब वो सीधा सीधा अरेस्ट का केस बनता है उनके खिलाफ, लेकिन वो चाहे कुछ भी बोले उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और वो कहते हैं, वो टीवी चैनल पर जाकर डिबेट में कहते हैं, और एक बार बोलूं, फिर एक बार बोलूं, आप भाई बताइए कितने बार बोलना है, उतने बार बोलता हूँ। इतना वो सारा जो कम्युनल एक विट्रियोल
पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में फैलाया जा रहा है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से फैलाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नागपुर में कभी आरएसएस को पैठ नहीं मिली, ये आरएसएस का दुःख है और ये आरएसएस के इकोसिस्टम का दुःख है। अब नागपुर का मुसलमान रिएक्ट भी नहीं करता है, कल पहली बार रिएक्ट करते हुए हमने देखा है। अब वो यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि नागपुर का मुसलमान रिएक्ट करे। मुझे याद है जब अडवाणी जी की यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए, रथ यात्रा, उस समय जहां पर उनकी सभा हुई थी, मैं गया था उस समय। वो चिटनिस पार्क, जो जिस इलाके में कल दंगा फसाद हुआ, चिटनिस पार्क करके एक स्टेडियम है छोटा, वहां पर उनकी सभा हुई थी। उसके बिल्कुल बगल में, बाजू में, रास्ते के उस पार एक मस्जिद है और वहां पर काफी मुसलमान रहते। वहां हिंदुत्व की बातें बड़ी-बड़ी लाउड स्पीकर लगाकर अडवाणी जी की यात्रा में हुई। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद के भी कई सारे प्रोग्राम्स वहां पर हुए, जहां पर तो और भी ज्यादा प्रक्षोभक इस तरह के भाषण हमने सुने हैं। तो ये सारा नागपुर के मुसलमानों को उकसाने का प्रयत्न काफी सालों से हो रहा है आरएसएस के इकोसिस्टम की तरफ से, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। और गडकरी जी ने एक रिकंसिलिएशन वाला अप्रोच लिया है। अब देवेंद्र फडणवीस जी का प्रॉब्लम ये है कि उनको बीजेपी में गडकरी जी तो अभी 70 साल से ऊपर चले जाएंगे 2029 तक, तो उनको बहुत ज्यादा अभी बीजेपी में स्कोप नहीं है ऊपर चढ़ने का, और यहाँ तक पहुंचे, इससे ऊपर क्या है, प्रधानमंत्री बनने से तो अभी रहे वो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनना है और आरएसएस का एक तबका है जो उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो यंग है, डायनेमिक है, काम करने वाले, होशियार है, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं, प्रेजेंटेबल है। तो उनको 2029 में तैयार करना ये एक प्रोग्राम है। लेकिन जब तक आप विट्रियोलिक हिंदुत्व को एग्जिबिट नहीं करते अपने, तब तक आपको संघ के स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको वो जगह नहीं मिल सकती जो मोदी को मिली है, जो शाह को मिली है। वही अगर देवेंद्र फडणवीस को चाहिए, उसी जगह पर उनको अगर जाना है, तो उनको कड़वा हिंदुत्व अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 साल से हमने देखा, पहले 5 साल उन्होंने बिल्कुल भी किसी तरह से हिंदुत्व की बात नहीं की। और अच्छी सरकार उन्होंने चलाई एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह। लेकिन पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो और ज्यादा कड़वा हिंदुत्व अपनाकर वो एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि 2029 तक उनका चांस बना रहे। ये सारा जो बीजेपी के अंदर का एक डायनामिक्स है, वो भी यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोनों की अपील देखिए आप, गडकरी जी ने जो अपील जारी की है उसमें उनकी शब्दावली देखिए, और फडणवीस ने जो अपील जारी की उसमें शब्दावली देखिए। गडकरी जी सौहार्द की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी परंपरा है सौहार्द की, उसको मेंटेन कीजिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जो अप्रोच है दोनों का वो भी अलग अलग है। वो इसलिए कि ईस्ट नागपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से गडकरी जी को सबसे ज्यादा मताधिक्य मिलता है, सबसे ज्यादा मत वहां मिलते हैं उनको, और ये सारा ईस्ट नागपुर का पार्ट है। वहां पर गडकरी का पुराना पुश्तैनी घर भी है, जो अब बड़े महल में तब्दील हो रहा है, वहां पर वो शायद रहने चले जाएंगे। तो उस इलाके में अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए, जहां पर उन्होंने मुसलमानों में अपना एक पॉपुलैरिटी जमाई है गडकरी ने, तो उनसे वो मुसलमान का वोट जो खिसक जाएगा, और गडकरी जी को वहां से जो फायदा होता है, वो फायदा भी मेरे ख्याल से उस फायदे से भी वो हाथ धो बैठेंगे। तो क्या बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स भी यहाँ उसी के साथ साथ इंटरनल पॉलिटिक्स भी काम कर रहा है। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को बहुत ज्यादा विट्रियोलिक, बहुत ज्यादा कड़वे हिंदुत्ववादी के रूप में सामने आने की उनकी कोशिश दिख रही है, और दूसरी तरफ गडकरी जी को भी शायद मार्जिनलाइज करने की कोशिश हो रही है क्या, इस तरह के सवाल इस कल की घटना से सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो है कि 2029 के लिए सारा ये जो मारकाट है, ये बीजेपी के अंदर सारे जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, कम्युनलिज्म, कौन ज्यादा कम्युनल हो सकता है, कौन ज्यादा कड़वा हो सकता है, उसके लिए जो कंपटीशन चल रही है, उसमें देवेंद्र फडणवीस उतर गए हैं पूरी ताकत के साथ, और उनकी नजर 2029 पर है। ये ऐसा मैं ये सारे प्रकरण का जो अन्वयार्थ है वो मैं इस तरह से लेता हूँ। जी जी।